कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान का पेपर 26 फरवरी को है, बोर्ड का पेपर। इसमें 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक के प्रश्न आते हैं। इसमें 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक के वीडियो आप ज़रूर देखें, ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न का है। इसमें हम 3 अंकों के वीडियो को समझते हैं, 3 अंक के प्रश्न कैसे आते हैं उनको समझते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न इसका देखते हैं, क्या है प्रश्न। मानव जीवन में मृदा का महत्व समझाइए। बड़ा क्वेश्चन है, 4 अंक में 3 अंक में पूछ सकता है। आप पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं, इकट्ठा भी लिख सकते हैं। तो मानव जीवन में मृदा का अत्यधिक महत्व है, विशेषकर किसानों के लिए। संपूर्ण मानव जीवन मृदा पर निर्भर करता है। संपूर्ण प्राणी जगत भोजन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मृदा से प्राप्त करता है। हमारे वस्त्रों का निर्माण में प्रयुक्त कपास, रेशम, जूट, ऊन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हमको मृदा से ही मिलते हैं। जैसे भेड़ मृदा पर उगी घास खाती है और हमें ऊन देती है। रेशम के कीड़े वनस्पति पर निर्भर हैं और वनस्पति मृदा पर उगती है। भारत में लाखों घर मिट्टी के बने हुए हैं। हमारा पशुपालन उद्योग, कृषि, वन उद्योग मृदा पर आधारित हैं। इस प्रकार मृदा हमारे जीवन का प्रमुख आधार है। मृदा के विषय में कहा, विल्कॉक्स ने मृदा के विषय में कहा है, मानव सभ्यता का इतिहास मृदा का इतिहास है और प्रत्येक व्यक्ति की शिक्षा मृदा से ही प्रारंभ होती है। तो यहाँ पर मृदा माने मिट्टी का महत्व लिखना है। आप इसमें और अपने मर्जी से भी जो कुछ जानते हो कुछ चीज़ें जोड़ करके इसको बढ़ा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक वानिकी योजना क्या है। तो नाम से ये वानिकी वृक्षारोपण से है संबंधित इसका। तो वृक्षारोपण की यह योजना विश्व बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त है। इसमें चक वानिकी, विस्तार वानिकी, शहरी वानिकी के अंतर्गत खेतों, सड़कों, रेल लाइन के किनारे वृक्षारोपण किया गया है। हर बच्चे के लिए एक पेड़। स्कूलों व कॉलेजों में यह नारा विकसित किया गया है। वन महोत्सव का प्रचार प्रसार कर फार्म वृक्षारोपण, सड़कों, नहरों, रेल लाइनों के किनारे वृक्षारोपण कर जन भागीदारी को बढ़ावा दिया जाना आवश्यक है। वन कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करके हरे भरे वृक्षों को काटने पर रोक लगाई गई है। हिमालय क्षेत्र में वृक्षों की कटाई को रोकने एवं पशुओं के मुक्त चराई में उचित रोकथाम की व्यवस्था की गई है। यही कहलाती है सामाजिक वानिकी योजना। अगला प्रश्न है, जलोढ़ और काली मिट्टी में अंतर। तो देखिए, जलोढ़ मिट्टी हो गई, ये काली मिट्टी हो गई। इस मिट्टी का रंग हल्का भूरा होता है। यह मिट्टी काले रंग की होती है। नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी या मृदा कहते हैं। काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से निकले लावा द्वारा होता है। यह देश की भूमिका के 40% भाग में फैली हुई है। दक्षिण भारत में महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों व आंध्र प्रदेश में यह मिट्टी पाई जाती है। यह देश के 18.5% भाग में फैली हुई है काली मिट्टी। यह मुख्यतः महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में पाई जाती है। इस मिट्टी में ह्यूमस तथा चूने का अंश अधिक होता है। जलोढ़ मिट्टी में इसमें मैग्मा के अंश लोहा एल्युमिनियम की प्रधानता होती है। अगला प्रश्न है, रबी और खरीफ की फसलों में कोई 3 अंतर लिखिए। यह ऋतु मानसून के आगमन के साथ शुरू होती है। यह फसल मानसून ऋतु के बाद शरद ऋतु के साथ शुरू होती है। तो ये मानसून में शुरू हो जाती है, शरद ऋतु में शुरू हो जाती है। इसकी प्रमुख फसलें हैं और खरीफ की चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, पटसन, मूंगफली। इधर जो रबी की फसलें हैं, गेहूँ, जौ, चना, सरसों, अलसी और जैसे तेल निकाले के बीज आदि इस रबी के सीजन में बोई जाती हैं। इन फसलों को पकने में कम समय लगता है। इन फसलों को पकने में अधिक समय लगता है। इनमें फसलों का प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम होता है खरीफ का। इन फसलों का प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक होता है। ये फसलें सितंबर अक्टूबर में काटी जाती हैं। ये फसलें मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। हरित क्रांति का आशय कृषि उत्पादन में उस तीव्र वृद्धि से है जो अधिक उपज देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों व नई तकनीक के प्रयोग के परिणाम स्वरूप हुई है। इस क्रांति के फलस्वरूप फसलों की उत्पादकता में काफ़ी वृद्धि हुई है। भारतीय कृषि में उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। पंजाब, हरियाणा,
उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में गेहूं व चावल का अधिक उत्पादन उन्नत किस्म के बीजों की देन है। तो इस तरह से हमको फसलों का उत्पादन का बढ़ाना ही एक तरह का हरित क्रांति कहलाता है। फिर अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति व पीत क्रांति में अंतर लिखिए। तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ श्वेत क्रांति और पीत क्रांति में क्या अंतर है। श्वेत क्रांति का पशुपालन से निकट संबंध है। पीली क्रांति का संबंध खाद्य तेलों और तिलहन फसलों से होता है। इसे पीली क्रांति के नाम से जाना जाता है, इसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है। इसे पीली क्रांति के नाम से जाना जाता है। श्वेत क्रांति का अर्थ है डेयरी विकास कार्यक्रमों द्वारा दूध के उत्पादन में वृद्धि। खाद्य तेलों और तिलहनों फसलों के उत्पादन के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास करने की रणनीति को पीली क्रांति कहते हैं। सरकार द्वारा इस क्रांति के अंतर्गत विदेशी नस्लों की गायों तथा स्थानीय गायों के संकरण से नई जातियों का विकास किया गया है जो अधिक दूध देती हैं। 1987-88 में भारत सरकार ने टेक्नोलॉजी मिशन की शुरुआत की। साथ ही सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य भी पर्याप्त वृद्धि की है और किसानों को अच्छे बीज उपलब्ध कराकर देश में तिलहन उत्पादकता को बढ़ाया है। तो इस तरह से यहाँ पर देसी और विदेशी गाय का संकरण करा करके हम दुग्ध का उत्पादन बढ़ाते हैं और यहाँ पर हम बीजों को संकरण करा करके उसका उत्पादकता बढ़ाते हैं तिलहन वाली फसलों का। अगला प्रश्न है, लोहा इस्पात उद्योग आधारभूत उद्योग क्यों कहलाता है। तो लोहा इस्पात उद्योग आधारभूत उद्योगों में से एक महत्वपूर्ण उद्योग है। किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए लोहा एवं इस्पात उद्योग विकास आवश्यक है। इस उद्योग की गणना महत्वपूर्ण उद्योगों में की जाती है। यह किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था का आधार स्तंभ होता है। यह आधुनिक औद्योगिक ढांचे का आधार और राष्ट्रीय शक्ति का मापदंड है। लोहा इस्पात उद्योग का उपयोग मशीनें, रेलवे लाइन, यातायात के साधन, रेल पुल, जलयान, अस्त्र शस्त्र, कृषि यंत्र आदि बनाने में किया जाता है। और भी जो सामग्रियां हैं वो आप लिख सकते हैं जिनसे लोहे से जो सामान बनता है। इसलिए लोहा इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है। इसको आप अपने से भी लिख सकते हैं। बंदरगाह व पत्तन में क्या अंतर है। तो बंदरगाह देखिए, जलयानों व जहाज़ों के तट पर आने जाने, ठहरने, विश्राम करने के स्थान को बंदरगाह कहते हैं। बंदरगाह पर सामान्य सुविधाएं ही होती हैं, नगर जैसी सुविधाएं नहीं होती हैं। अब बात करते हैं पत्तन क्या है। समुद्र तट का वह अंतः स्थल जहां जहाज़ में माल लादने उतारने का कार्य होता है उसे पत्तन कहते हैं। पत्तन में नगर जैसी सुविधाएं जैसे यात्रियों को ठहरने तथा माल को सुरक्षित रखने की सुविधाएं होती हैं। अगला प्रश्न है, विदेशी या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से क्या तात्पर्य है। तो विदेशी या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रत्येक राष्ट्र अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विदेशों से वस्तुएं खरीदता है और बदले में अपने देश की वस्तुओं को बेचता है। वस्तुओं के इस पारस्परिक विनिमय को ही विदेशी व्यापार कहा जाता है। दो या अधिक राष्ट्रों के बीच होने वाले विनिमय को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। एक देश दूसरे देशों के साथ जो क्रय विक्रय करता है उसे ही विदेशी व्यापार कहा जाता है। चलिए विदेशी व्यापार वाला क्वेश्चन देख लेना है, यह ज़्यादा इम्पोर्टेंट अधिकतर आता रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। अगला प्रश्न है, भूस्खलन की आपदा से बचने के लिए प्रयुक्त 3 चरणों को लिखिए। तो इसका पहला चरण है आपदा संकट मानचित्रण। सर्वप्रथम आपदा संकट मानचित्रण करके भूस्खलन के क्षेत्रों का पता लगाना आवश्यक होता है। ऐसा करने से यह पता लग सकेगा कि बस्तियां बसाने के लिए कौन कौन से क्षेत्रों में बचा जाए। दूसरा है प्राकृतिक वनस्पति को बढ़ावा। पहाड़ी या ढालों पर प्राकृतिक वनस्पति को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। वनस्पतिहीन ऊपरी ढालों पर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षों को रोपित करके पुनः वनस्पति युक्त बनाया जाना आवश्यक है। अगला मजबूत बुनियाद के नक्शे। तो मजबूत बुनियाद के साथ नक्शे तैयार करके बनाए गए भवन भूमि के संचलन शक्ति को सहन कर लेते हैं। भूमि के नीचे बिछाए गए पाइप तथा केबल्स लचीले होने चाहिए ताकि भूस्खलन से उत्पन्न दबाव का सामना आसानी से कर सके। भूस्खलन को रोकने का सबसे सस्ता और प्रभावी तरीका है
वनस्पति आच्छादन का विस्तार करना। ऐसा करने से मिट्टी के ऊपर की परत निचली परत के साथ जुड़ जाती है। अत्यधिक अपवाह और भूक्षरण को भी इससे रोका जा सकता है। बांग्लादेश तथा भारत के बीच होने वाला व्यापार विदेशी व्यापार, सॉरी, तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा लाइन जुड़ गई थी, यहाँ देख लें। अत्यधिक अपवाह भूक्षरण को भी इससे रोका जा सकता है। इस तरह से भूस्खलन का मतलब यही है कि पहाड़ों से जो भूमि के टुकड़े गिर जाते हैं उसी को भूस्खलन कहते हैं। आगे का प्रश्न अब देखते हैं। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाए जाने के क्या कारण थे? दिसंबर 1929 के लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस कार्य समिति को सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करने की स्वीकृति दी गई। वायसराय लॉर्ड इरविन ने लाहौर अधिवेशन के पूर्ण स्वाधीनता प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया था, परंतु गांधी जी अभी भी समझौते की आशा रखते थे। अतः उन्होंने 30 जनवरी 1930 को लॉर्ड इरविन के समक्ष 11 मांगें प्रस्तुत की। गांधी जी ने यह भी घोषित किया कि ये मांगें स्वीकार न होने की स्थिति में सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया जाएगा। गांधी जी चाहते थे कि सरकार विनिमय की दर को घटाए, भू राजस्व कम करे, पूर्ण नशाबंदी लागू हो, बंदूकों को रखने का लाइसेंस दिया जाए, नमक पर कर समाप्त हो, हिंसा से दूर रहने वाले राजनीतिक बंदी छोड़े जाएं, गुप्तचर विभाग पर नियंत्रण स्थापित किया जाए, सैनिक व्यय में 50% कमी हो, कपड़ों का आयात कम हो। वायसराय ने इन मांगों को अस्वीकार कर दिया। अतः गांधी जी ने योजना अनुसार सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू किया। अगला है, जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ, इसके क्या परिणाम हुए? तो चलिए जलियांवाला बाग हत्याकांड समझते हैं। रॉलेट एक्ट मार्च 1919 में लागू किया गया। विरोध में पूरे देश में आवाज़ उठी। पंजाब में भी रॉलेट एक्ट अधिनियम का विरोध हुआ। पंजाब में ब्रिटिश सरकार ने अनेक जगहों पर लाठी गोली चलवाई। 10 अप्रैल को कांग्रेस के 2 प्रभावशाली नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचली गिरफ्तार कर लिए गए और उन्हें जेल भेज दिया गया। इन गिरफ्तारियों के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल बैसाखी के दिन विरोध सभा हुई। जैसे ही सभा प्रारंभ हुई, जनरल डायर नामक एक सैनिक अधिकारी ने सभा को किसी भी प्रकार की चेतावनी दिए बिना अपने सैनिकों को सभा की भीड़ में गोली चलाने का आदेश दे दिया। सैनिकों ने भीड़ पर गोली चलाई, जिसके परिणाम स्वरूप लगभग 800 से अधिक व्यक्ति मारे गए तथा 2000 से लगभग घायल हो गए। जलियांवाला कांड से जनता में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध व्यापक असंतोष की भावना जागृत हुई। इसके बाद असहयोग आंदोलन प्रारंभ हो गया। ये क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो गांधी जी के नेतृत्व में 1920 में असहयोग आंदोलन का नया कार्यक्रम अपनाया गया। जलियांवाला बाग का हत्याकांड एवं रॉलेट एक्ट के विरोध में अंग्रेजी सरकार की वादा खिलाफी का विरोध और स्वराज की प्राप्ति असहयोग आंदोलन का उद्देश्य थे। असहयोग आंदोलन के 3 आधारभूत सूत्र थे: काउंसिलों का बहिष्कार, न्यायालयों का बहिष्कार, विद्यालयों का बहिष्कार। इस आंदोलन के निम्नलिखित कार्यक्रम थे: सरकारी उपाधियों का त्याग व अवैतनिक पदों का बहिष्कार, वकीलों और बैरिस्टरों द्वारा न्यायालयों का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, स्थानीय संस्थाओं के मनोनीत सदस्यों द्वारा अपने पदों का त्याग, सरकारी उत्सवों का बहिष्कार। भारत की विदेशी नीति की प्रमुख विशेषताएं बताइए। भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएं। भारत की विदेशी नीति की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। भारत ने शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के सिद्धांत में विश्वास करते हुए विश्व शांति बनाए रखने के लिए हर संभव सहयोग देने की नीति का पालन किया। भारत साम्राज्यीय एवं प्रजातीय भेद का विरोध करता है, पिछड़े राष्ट्रों की सहायता करने के लिए तत्पर रहता है। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ तथा उससे संबंधित अन्य संस्थाओं का समर्थन करता है तथा उनसे सहयोग करता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा के सदस्य की योग्यताएं लिखिए। तो वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 25 वर्ष से अधिक हो, वह केंद्र या प्रांत सरकारों के अधीन किसी लाभ के पद पर न हो, वह किसी सक्षम न्यायालय में पागल या दिवालिया घोषित न हो, वह संसद के किसी कानून द्वारा चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित न किया गया हो। अब देखते हैं, संघात्मक शासन की विशेषताओं का वर्णन करिए।
तो यहाँ शासन की वह प्रणाली जिसमें शासन की शक्ति संविधान द्वारा केंद्रीय सरकार अर्थात संघ की सरकार और प्रांतीय सरकार अर्थात राज्य सरकारों के मध्य विभाजित कर दी गई है। दोनों सरकारों की शक्तियों का स्रोत संविधान है। संविधान सर्वोच्च होता है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया प्रायः कठोर होती है। न्यायपालिका की सर्वोच्चता अनिवार्य होती है। संविधान लिखित एवं कठोर होना आवश्यक है। शासन की यह प्रणाली संघात्मक शासन प्रणाली होती है। संविधान में भारत के राज्यों का संघ कहा गया है। भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। संघात्मक शासन के लक्षण भारतीय संविधान में मौजूद हैं। संघात्मक पद्धति में संघ और राज्य संविधान द्वारा उन्हें सौंपे गए अधिकारों शक्तियों का पालन अपनी अपनी सीमा में करते हैं। अब इसमें संघात्मक प्रणाली के लक्षण कौन कौन से हैं? लिखित तथा कठोर संविधान। भारत का संविधान लिखित एवं कठोर है। इस दृष्टि भारत का संविधान संघात्मक है। शक्तियों का विभाजन। भारत में केंद्र एवं राज्य के बीच संविधान द्वारा शक्तियों का विभाजन स्पष्ट रूप से किया गया है। भारत में केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन की 3 सूचियों के अंतर्गत किया गया है। ये 3 सूचियाँ हैं। संघ सूची, इसके अंतर्गत केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। फिर है राज्य सूची, इसके अंतर्गत राज्य सरकारें कानून बना सकती हैं। फिर है समवर्ती सूची, इसमें दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, लेकिन यदि एक ही विषय पर कानून बनता है तो फिर केंद्र सरकार का कानून लागू होता है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री के कोई 5 कार्य लिखिए। मुख्यमंत्री का कार्य मंत्रिपरिषद का गठन करना होता है। मंत्रियों के बीच विभागों का वितरण करता है। मुख्यमंत्री ही मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। आवश्यकता पड़ने पर मंत्रियों को उनके विभाग से संबंधित कार्य के लिए निर्देश दे सकता है। मुख्यमंत्री राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी के रूप में कार्य करता है। वह मंत्रिपरिषद के निर्णयों के संबंध में राज्यपाल को सूचना देता है। अगला है, केंद्रीय बैंक से आप क्या समझते हैं? इसके प्रमुख कार्य संक्षेप में लिखिए। केंद्रीय बैंक। केंद्रीय बैंक देश का राष्ट्रीय बैंक होता है। इस बैंक का मुख्य कार्य देश की बैंकिंग प्रणाली को व्यवस्थित तथा सुसंगठित रूप से संचालित करना तथा देश के अन्य बैंकों पर प्रभावी ढंग से नियंत्रण करना होता है। केंद्रीय बैंक देश की आवश्यकतानुसार पत्र मुद्रा का निर्गमन करता है। देश की साख बैंकिंग प्रणाली का नियंत्रण करता है। सरकार की वित्तीय प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करता है। वैश्वीकरण क्या है? इससे उत्पन्न समस्याओं का वर्णन करिए। वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत सभी व्यापारिक क्रियाओं का अंतर्राष्ट्रीयकरण हो जाता है और वे एक इकाई के रूप में कार्य करने लगते हैं। इसमें प्रत्येक राष्ट्र का अन्य राष्ट्रों के साथ वस्तु, सेवा, पूंजी, बौद्धिक संपदा का अप्रतिबंधित आदान प्रदान होता रहता है। इसकी मुख्य समस्याएं देखिए। श्रमिकों के जीवन पर प्रभाव। वैश्वीकरण के कारण श्रमिकों के जीवन पर व्यापक प्रभाव पड़ा है। बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण श्रमिकों का रोजगार अब सुनिश्चित नहीं है। छोटे उत्पादकों पर प्रभाव। छोटे उत्पादकों पर वैश्वीकरण का बुरा प्रभाव पड़ा है। विदेशी उत्पादित माल से प्रतियोगिता करने में छोटे उद्योग सक्षम नहीं है। परिणाम स्वरूप अनेक छोटे उद्योग बंद हो गए। सभी लोगों को लाभ नहीं। वैश्वीकरण का लाभ समाज के सभी वर्गों को नहीं मिल रहा है। शिक्षित, कुशल, संपन्न लोगों ने वैश्वीकरण से मिले नए अवसरों को सर्वोत्तम उपयोग किया है। इसके विपरीत अनेक लोगों को लाभ में हिस्सा नहीं मिला है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि समाज का कमजोर एवं गरीब वर्ग वैश्वीकरण के लाभों से दूर है। विकसित राष्ट्रों का आधिपत्य। वैश्वीकरण की प्रक्रिया विश्व व्यापार संगठन के निर्देशानुसार क्रियान्वित की जा रही है, किंतु संगठन में विकसित राष्ट्रों का वर्चस्व अधिक है। ये राष्ट्र उन्हीं नीतियों एवं कार्यक्रमों का समर्थन करते हैं जिनसे उन्हें लाभ प्राप्त होता है। तो इस तरह से ये 3 अंक के इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं, इन्हें जरूर देखिएगा। अक्सर यही एग्जाम में पूछे जाते हैं। थैंक यू।